नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो है समाप्त हो गई है। 20 से 23 जून तक वो जो है यूएसए की यात्रा पर थे और दोनों लोगों की यात्रा में प्रेसिडेंट बिडेन और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात के बाद दोनों ही सरकारों ने मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। और उस जॉइंट स्टेटमेंट के तहत आगे भारत और अमेरिका दोनों क्या रणनीति अपनाएंगे, किस तरह की वार्ता के और चैनल बनाएंगे और कैसे जो है और कौन कौन से समझौते करेंगे और समझौतों के साथ उनके क्रियान्वयन के लिए आगे क्या रणनीति अपनाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ही सरकारों ने जारी किया है। तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने 6 बिंदुओं के अंदर कई सारे बिंदुओं को समाहित किया है और उन 6 बिंदुओं के अंदर ये तय किया गया है कि आगे भारत और अमेरिका दोनों आपस में किन किन बिंदुओं पर साझेदारी करेंगे और साझेदारी करने का उनका क्या तरीका होगा। तो उसके लिए उन्होंने कुछ समझौते भी किए हैं, कुछ अनुदान भी दिए हैं, कई जगह पर कुछ फंड स्थापित किए हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी क्षेत्रों को लेकर के। तो उन 6 हिस्सों में से हम लोग चूँकि उसमें कुल 58 पॉइंट हैं, तो 58 पॉइंट्स एक बार में डिस्कस कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है जो 6 भाग हैं उन 6 भागों को एक एक करके एक एक वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पहला भाग लेकर के आया हूँ। तो आप देखिए कि सबसे पहले दोनों ही लोगों ने अपनी दृढ़ता जताई इस बात पर कि बहुत जल्दी दुनिया की सबसे बेहतर साझेदारियों में से भारत और अमेरिका की साझेदारी होगी और दोनों देशों की साझेदारी इस दुनिया में 21वीं शताब्दी में लोकतंत्रों के बीच साझेदारी के तौर पर देखी जाएगी, जो कि काफ़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं और विश्वास से भरी हुई है। और उसके बाद जो अमेरिका और भारत की ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो रणनीतिक साझेदारी है वैश्विक, वो उसको एक नए विश्वास के स्तर पर और आपसी समझ के स्तर पर ले जाएंगे दोनों ही देश और पहले से कहीं ज़्यादा विविध और मजबूत बनाएंगे उसको, ताकि जो दोनों ही देशों के लोगों की आकांक्षाएं हैं कि उन्हें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रोत्साहन को देखना चाहते हैं, दोनों देशों के लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, विधि का शासन देखना चाहते हैं। तो इन सभी स्तरों पर लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरीके की साझेदारी को वो आगे और मजबूत और विविध स्तर पर ले जाएंगे। और इसके लिए जो है वो एक वैश्विक भलाई के लिए काम करेंगे दोनों ही देश आपस में मिलकर के, जिसके लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी समूह हैं उन सभी समूहों में सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे, ताकि आगे चल के एक मुक्त, खुला, समावेशी और प्रतिरोधी हिंद प्रशांत क्षेत्र भी बना सकें। और इसके बाद लास्ट में उन्होंने जो है एक लाइन जॉइंट स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि मानव उद्यम का कोई भी भाग, वो आसमान से लेकर के समुद्र की गहराइयों तक जुड़ा हुआ कोई भी भाग मानव उद्यम का, मानव जीवन का अनछुआ नहीं रहेगा दोनों देशों की साझेदारी में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे देखिए, पहला हिस्सा जो है उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका और भारत कैसे आगे बढ़ेंगे इस पर बातचीत की है। तो जून 2023 में जो आईसेट जिसको बोल रहे हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो आप यहाँ क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेके अभी बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पत्रकारों ने अधिकारियों से बातचीत करने के बाद या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स पहले ऐसे कभी अमेरिकी सरकार ने जारी किए हों, तो उसके थ्रू जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में आप ये समझने की कोशिश करिए कि किसी देश के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक देश के लिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश के लिए क्रिटिकल हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि सपोज़ करिए कि किसी टेक्नोलॉजी में अगर रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल होना है, उपयोग होना है, और किसी देश के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस देश के लिए वो तकनीक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आएगी। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है उस देश के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होने का कि सपोज़ करिए कि दुनिया के बाकी देश किसी तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई देश उसी तकनीक के क्षेत्र में अभी पिछड़ा हुआ है और वो विकास भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास उस तरीके का वर्क फोर्स, लेबर फोर्स या एक्सपर्टीज़ या उस तरीके के एकेडमिशियन वगैरह नहीं है। तो भी वो तकनीक उस देश के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में ही आएगी। जबकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो भी दुनिया में नई तकनीकों का विकास हो रहा है
वो सभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में रहती हैं। जैसे आप आज के दौर में देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, या फिर जो है रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आती हैं। तो अमेरिका और भारत जो इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो इसी तरह की तकनीकों पर या तो जो भारत के लिए कठिन है, या भारत जिन तकनीकों में केवल अपने पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है या आगे नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए अमेरिका सहयोग करेगा भारत का। या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिन पर अमेरिका अपने संसाधनों के साथ काफ़ी हद तक काफ़ी आगे जा चुका है और भारत अभी उस स्तर तक नहीं जा पाया, या दुनिया के अन्य देश जैसे आप देखेंगे चाइना जो है बहुत सारी तकनीकियों के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों से बहुत आगे है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना की जो भी तकनीकी होती है या फिर चाइना की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होते हैं वो इतने सस्ते होते हैं, जबकि बाकी दूसरों देशों के डिवाइसेस उतने सस्ते नहीं होते हैं। तो इस तरीके से भारत के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे अमेरिका जो है पूरी तरीके से अपना सहयोग देगा, और इसीलिए इसको जो है एज ए मेजर माइलस्टोन इंडिया यूएस रिलेशंस में आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए नासा और इसरो के बीच में इस समय ये तय हुआ है कि 2023 के अंत तक दोनों ही देश एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क बना लेंगे। मींस एक जो है रणनीतिक ढांचा बनाएंगे कि वो किस तरीके से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो कि 2024 में वो उसे पूरा करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की को लेकर के, मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबद्ध एक प्रोग्राम को वो पूरा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए 2023 के अंत तक एक रणनीतिक ढांचा या फिर एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क वो बनाएंगे, और इसके तहत नासा जो है भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेशल ट्रेनिंग देगा अपने जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन, जो कि वहाँ के एक स्टेट टेक्सास में है। और इसके बाद में दोनों ही लोगों ने जो है इस बात पर खुशी जताई कि नासा और इसरो मिलकर के दोनों एक निसार सैटेलाइट है उस पर काम कर रहे हैं। तो उस सैटेलाइट को इंडिया से ही लॉन्च किया जाना है 2024 में, और उस सैटेलाइट की डिलीवरी हो गई है, जिसके बारे में आपको पहले भी इंडिया यूएसए रिलेशन के समय हमने आपको बताया था कि जो है उसमें एस बैंड और एल बैंड जो है नासा ने दिया और एस बैंड इंडिया ने दिया है, और वो जो असेंबल किया जाना था सैटेलाइट, उसे असेंबल वहीं कर रहे थे। तो अब उस सैटेलाइट को इंडिया में डिलीवर कर दिया गया बेंगलोर में UR राव सैटेलाइट सेंटर में, और उसको 2024 में लॉन्च किया जाना है। उसके बाद भारत की अभी जो है 2023 में ही एक स्पेस पॉलिसी आई है, और उस स्पेस पॉलिसी के तहत दोनों ही देशों के प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स आपस में साझेदारी करेंगे, ताकि एक स्पेस इकोनॉमी के लिए एक जो है वैल्यू चेन अच्छी सी बहुत अच्छे से हम लोग उसको मेंटेन कर सकें। और इसके अलावा इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो तो वो करना इजी हो जाए। यहाँ देखिए ये जो भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है इस बार संबंधों में, तो इस वार्ता के बाद इस जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट को रिलेशनशिप का डेवलपमेंट नहीं कहा जा रहा है। इस बार जो है भारत अमेरिका संबंधों में ये विकास नहीं है, इसको कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के संबंध जो है वो अब एक पीढ़ी आगे चले गए हैं। जैसे आप देखते हो ना मोबाइल वगैरह के लिए 4G 5G 6G, तो अपने आधुनिक उन्नति के साथ कोई चीज़ जो है अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। तो इसी तरीके से अब अमेरिका और भारत के संबंध केवल विकसित ही नहीं हो रहे हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए हैं। और अगली पीढ़ी के स्थानांतरण का जो सबसे बड़ा द्योतक है, जो सबसे बड़ा सूचक है, वो तकनीकी हस्तांतरण है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। तो इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी फील्ड में पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो 6 भाग हैं, उन 6 भागों में हर बिंदु में हर जगह पे अधिकतम मीन्स अधिकांश जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई है कि किस तरीके से अनइंटरप्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को करेगा अमेरिका। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंडिया की स्पेस पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर जो आपस में एंगेजमेंट करेंगे दोनों देशों के, और साथ में ये भी तय किया जाएगा कि अनइंटरप्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को हो सके। इसके बाद आर्टेमिस अकॉर्ड को भी भारत ने जो है 23 जून को ही साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में आप समझ लीजिए कि देखिए मैंने इसके बारे में डिटेल डाल भी दिया है कि सिंपल अगर आप समझना चाहें तो ये प्रिंसिपल फॉर कोऑपरेशन इन द सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ द मून, मार्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा मंगल के बाद में उसके आगे और जहाँ तक भी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज की जा सकती है संभावित, जिससे कि
सिविल सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो, नागरिकों को कुछ फ़ायदा हो। तो इस तरह की खोजबीन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में ये आर्टेमिस एकॉर्ड बनाया गया है। और आर्टेमिस एकॉर्ड जो है यूएसए गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये जो एक समझौता है, इस समझौते में जो सिद्धांत शामिल किए गए हैं वो 1967 में यूएन ने एक आउटर स्पेस एग्रीमेंट बनाया था। तो उस आउटर स्पेस एग्रीमेंट 1967 के अंदर जो भी सिद्धांत शामिल किए गए, उन सिद्धांतों के को आधारभूत रखकर ही जो है आर्टेमिस एकॉर्ड बनाया गया है। तो जो भी देश इसमें शामिल होना चाहते हैं इस तरीके के सिविल एक्सप्लोरेशन इन स्पेस के लिए, तो वो इसको हस्ताक्षर कर रहे हैं। और भारत ने अभी जो है 23 जून को, यानी कल ही जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने से पहले इस समझौते को हस्ताक्षर किया। और ये पहले जो है इस आर्टेमिस एकॉर्ड के अंतर्गत ही जो है आर्टेमिस मिशन है। और आर्टेमिस मिशन यही है कि चांद पर दुनिया का दूसरा आदमी, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका पहले भी जो है चांद पर एक व्यक्ति को ले जा चुके हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिनका नाम है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद मीन्स वैसे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ भी एक लोग गए थे, तो दूसरा आदमी उनके साथ ही उतर गया होगा चांद की धरती पे। लेकिन नासा की साइट पे ये बात लिखी हुई है, नासा ने अपने साइट पर आर्टेमिस एकॉर्ड के अंदर ये बात लिख रखी है कि दुनिया की पहली महिला और दूसरा आदमी, ये दोनों चांद की धरती पर 2025 तक ले जाने का टारगेट है आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत। और इसी के साथ में चांद पर पहुंचने के बाद वहां पर जो है वो खोज करेंगे, जो कुछ भी उन्हें वहाँ पर रिसर्च करने होंगे। उस रिसर्च के बाद आगे वहीं से जो है वो मार्स के लिए अपना जो कुछ भी योजना बनाएंगे, तो उस योजना को वहाँ से एक्टिवेट करेंगे। और आप देखिए इस समय इसमें कल भारत के साइन करने के बाद 27 देश हो गए हैं। और भारत जो है इस अकॉर्ड को साइन करने वाला 27वां देश बना है। आप इसको वैसे तो 27 देश काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ये याद रख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में नीचे मैप में जो भी नीचे देश पड़ते हैं, हालांकि अफ्रीका को भी हम लोग उसी में ही काउंट कर रहे हैं, अफ्रीका के बीच से ही विषुवत रेखा होकर गुजरती है, पर फिर भी हम अफ्रीका को नीचे ही के देशों में अगर काउंट कर लेते हैं तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ओसेनिया, इन तीनों ही जगह से 2-2 देश हैं जो इसमें सदस्य बने हुए हैं। बाकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से तीनों बड़े देश यानी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, उसके बाद यूरोप से 10 देश, और उसके बाद एशिया से 8 देश जो है इसमें सदस्य हैं, जिसमें से एशिया से सदस्य बनने वाला 8वां देश जो है वो भारत है। आप इसके बाद आगे देखिए, ओशेनिया में आप लोग जानते ही होंगे कि ओशेनिया में जो है ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कई छोटे छोटे से आइलैंड हैं, जैसे सोलोमन आइलैंड है, ऐसे ही वहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं। उसके बाद आप देखिए आगे ट्रेड के स्तर पर बातचीत के लिए अब एजेंसीज़ के, दोनों देशों की जो एजेंसीज़ हैं ट्रेड रिलेटेड, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के थ्रू जो है एजेंसीज़ के लेवल पर बातचीत होगी। और ये बातचीत भी आप देखिए इसमें भी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को उन्होंने इंक्लूड किया है कि ट्रेड रिलेटेड भी अगर कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की बात आती है तो वो भी ठीक से हो सके, इसके लिए जो है इस पर लगातार बातचीत होगी। जो भी हम लोगों दोनों देशों के निर्यात होंगे, वो निर्यात जो है आगे कैसे बढ़े, व्यापार हमारा कैसे बढ़े। और उसके बाद आप देखिए आगे दोनों ही देशों में भारत के लिए सेमीकंडक्टर के उत्पादन का मुद्दा जो है हमेशा ही एक बड़ी चुनौती बना रहा है। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप, ओके, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप को लेकर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस MOU जो है वो साइन किया गया है सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम्स के अंतर्गत। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए 2 कंपनियां अमेरिका की जिन्होंने भारत में निवेश करने की बात कही है। पहली है माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो कि $825 मिलियन का निवेश करेगी और भारत में ही जो है एक सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बनाएगी। हालांकि समाचारों में ये आ रहा है कि गुजरात में स्थापित होगी, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा कहीं अभी लिखा नहीं है कि जो है कौन से स्टेट में ये असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी। उसके बाद चूँकि ये असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी माइक्रोन टेक्नोलॉजी बनाएगी, तो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एजुकेशनल एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी भारत में। तो इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनी है लैम रिसर्च। तो लैम रिसर्च ने जो है 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर एजुकेशन और सेमीकंडक्टर फील्ड से रिलेटेड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए अपना प्रपोजल रखा है। और ये करेंगे ये काम वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म से, ओके। तो अपने वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू लैम रिसर्च जो है वो 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को भारत में तैयार करेगी। इसके अलावा जो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी बनाया जाएगा।
उसके बाद आप आगे देखिए तीसरी चीज़ कि एक कंपनी और है अप्लाइड मटेरियल्स। अप्लाइड मटेरियल्स के बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे आप जो भी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं घर में, आपकी एलईडी टीवी हो गई है, हमारे हाथ में फ़ोन हो गया, या फिर लोगों के पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, इस तरीके के ऐसे कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जिनमें डिस्प्ले इस्तेमाल होता है, तो उस डिस्प्ले में डिस्प्ले बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है तो वो सारे मटेरियल जो है अप्लाइड मटेरियल्स में ही आते हैं। ऐसे ही सोलर पैनल बनाने के लिए भी अप्लाइड मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी डिवाइस जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज हो, जनरली जो है वहाँ पर अप्लाइड मटेरियल्स का यूज किया ही जाता है। तो चूंकि सेमीकंडक्टर को लेकर के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसलिए लैम रिसर्च ट्रेनिंग देने का काम करेगा, जहाँ वहीं दूसरी तरफ जो है अप्लाइड मटेरियल्स, ये भी एक एमएनसी है वहाँ की, ये यहाँ पर एक जो है कोलेबरेटिव इंजीनियरिंग सेंटर भी डेवलप करेंगे। $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी भी करेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 कंपनियां जो हैं एक साथ भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 2 कंपनियों का, माइक्रोन का और अप्लाइड मटेरियल्स का, 825 और 400 $1225 मिलियन ये इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी 60,000 इंडियन इंजीनियर्स के लिए, चूँकि ये जो है ये अपने वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म से जो है ट्रेनिंग देंगे और एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो इनका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा अभी यहाँ ये क्लियर नहीं है। उसके बाद आप आगे देखिए कि दोनों ही नेताओं ने एक जो है आगे भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण को साझा किया टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उन्होंने ये बोला कि हम जो है एक रिजिलियंट सप्लाई चेन्स मीन्स प्रतिरोधी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेंगे, प्लस हम ग्लोबल डिजिटल इंक्लूजन मीन्स, जैसे भारत में आप देखते होंगे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो है अभियान चलाया गया और किस तरीके से आज कितने बड़े स्तर पे एनपीसीआई या यूपीआई इनके थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो आम आदमी भारत का आज जो है मोबाइल इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इंडिया ने अपने आप को डिजिटलाइज किया है। इंडिया ने जैसे अपने आप को डिजिटलाइज किया, उसी तरीके से दोनों देश दुनिया के डिजिटलाइजेशन के लिए काम करेंगे। और दुनिया से ये डिजिटलाइजेशन से यहाँ क्या मतलब है ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इसके लिए उन्होंने जो है एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई है ये एडवांस टेली कम्युनिकेशन के ऊपर। और ये जो जॉइंट टास्क फोर्स है ये काम करेगी ओपन रैन और आगे जो 5G और 6G टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में, इन दोनों चीज़ों के ऊपर। यहाँ ओपन रैन के ऊपर जो ये जॉइंट टास्क फोर्स काम करेगी, ओपन रैन के बारे में आप समझ लीजिए कि हम लोग जैसे जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन जो है ये सिग्नल बेस्ड है, या और कोई भी चीज़ जैसे लैपटॉप है आप उसमें इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सिग्नल बेस्ड है। तो वो सारी चीज़ें जो सिग्नल बेस्ड काम करती हैं, तो ऐसी चीज़ों का सिग्नल जो है वो जैसे सपोज करिए आपके फ़ोन से कोई सिग्नल है तो वो सिग्नल निकला, उसके बाद उसे जो है किसी टावर तक पहुंचना है, वहां पहुंचेगा और उस टावर का काम है उस सिग्नल को किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देना। और ये काम सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। तो ये सिग्नल ट्रांसफरिंग का काम रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। और अभी तक इस क्षेत्र की जो समस्या थी वो ये थी कि आप जैसे सपोज करिए कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप देखेंगे हर ही सेक्टर में 2 चीज़ें हमेशा इस्तेमाल होती हैं। एक पोर्शन होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा पोर्शन होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही अभी तक क्या होता था कि अगर आपको इस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ सक्सेस करना है तो दुनिया की कुछ कंपनियां ही थीं जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स को डेवलप कर रही थी। और इस फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये थी कि अगर आपने किसी कंपनी से उसका सॉफ्टवेयर लिया है तो आपको उसी का ही हार्डवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा जो है टेक्नोलॉजिकल सिस्टम या टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जब एक ही कंपनी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, तब जो है ये तकनीक अच्छी तरीके से काम कर पाती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस चीज़ की। और इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पोर्शंस को हमें किसी एक ही कंपनी से या किसी एक ही कैंडिडेट से ना खरीदना पड़े, किसी एक ही वेंडर से ना खरीदना पड़े, इस समस्या को ख़त्म करने का काम करने की पहल की दुनिया की कुछ कंपनियों ने। वास्तव में तो इसके लिए सबसे पहले यूएस ने ही एक प्रोग्राम चलाया था, US RIP एंड रिप्लेस प्रोग्राम, इस तरीके से उसका नाम था। उसको भारत ने भी ज्वाइन किया। ये प्रोग्राम USA ने जो है 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 का आपको पता ही है कि सारी दुनिया में कोविड फैला हुआ था और उस समय जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा चाइना की वजह से सबको, क्योंकि चाइना
जो है एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। तो सबको उस समय लगा कि जो है हमें सप्लाई चेन्स को ट्रांसफ़र करना चाहिए और तभी हमारी सप्लाई चेन्स जो है रिजिलियंट सप्लाई चेन्स की तरह काम करेंगी। वरना चाइना ने जैसे कोविड के टाइम पे अपनी सप्लाई चेन्स को एज ए वेपन इस्तेमाल किया दुनिया के लिए, तो सबको ये समझ में आया कि हमें अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, ताकि पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी किसी एक देश के ऊपर ना बनी रहे। तो इसलिए भारत की भी कुछ कंपनियां और अमेरिका की कुछ कंपनियां जैसे अमेजन हो गई, क्वालकॉम हो गई और भारत में टेक महिंद्रा हो गई, टीसीएस हो गई, इन सारी कंपनियों ने मिलकर के इस समस्या को ख़त्म करने के लिए कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी एक ही कंपनी का यूज़ ना करना पड़े, ताकि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है इंक्लूड हो पाएँ। तो इसके लिए ओपन रैन नेटवर्क जो है ओपन रैन के ऊपर काम कर रही है। तो ये ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है एडवांस टेलीकम्युनिकेशन में ये ओपन रैन पर फोकस करेगी और 5G और 6G टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी। इसी तरह ये देखिए हमने आपको एक स्लाइड में डाल भी रखा है कि ओपन रैन का मतलब आप समझ लीजिए, ए टेक्नोलॉजी वर्क टू ट्रांसफर इट डिवाइसेस सिग्नल टू अदर पॉइंट्स थ्रू रेडियो वेव्स एंड नॉट रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फ्रॉम सेम वेंडर्स एज बिफोर। जैसा कि पहले होता था, अब नहीं वैसा होगा। और इसके लिए खास तौर से यूएस और इंडिया की जो कंपनियां जैसे गूगल, क्वालकॉम, अमेजन, टीसीएस, टेक महिंद्रा ने आपस में लगातार अभी भी ये काम कर रही हैं मिलजुल के। आगे देखिए इससे क्या होगा कि जो और कंपनीज़ हैं जैसे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और उसके बाद में सोनी इरिक्सन है, सैमसंग है, नोकिया है, इनके पास ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का काम था 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब इस काम को जो है यूएस और इंडिया की कंपनियों ने मिलकर के डाइवर्सिफाई किया है थ्रू द ओपन रैन सिस्टम। और इसके थ्रू जो है हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप किसी एक कंपनी से ही ले रहे हो और उसी की मोनोपोली है, तो फिर ऑब्वियसली वो आपको महंगा ही पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा सारा सिस्टम। लेकिन जब डाइवर्सिफाइड हो जाएगा तो फिर मार्केट में कंपटीशन आएगा, और मार्केट में कंपटीशन आएगा तो आपको पता है कि वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होगी। उसके बाद आप आगे देखिए, ये काम पूरा करने के लिए भारत की तरफ से जो है, भारत का एक अलायंस है भारत 6G अलायंस, और यूएसए की तरफ से जो है नेक्स्ट जी अलायंस। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो नेक्स्ट जी अलायंस है ये पूरी तरीके से जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि भारत का जो 6G अलायंस है ये भी देखिए किसी भी क्षेत्र में डेवलप करने के लिए 3 क्षेत्रों का आना बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरी होती है इंडस्ट्री और तीसरा होता है एकेडमिया। तो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया तीनों ही क्षेत्र जब एक साथ आके मिलते हैं तब किसी फील्ड में आगे हम डेवलप कर पाते हैं। तो ये दोनों ही अलायंस जो हैं वो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया के मिलने के बाद ही काम कर रहे हैं। पर फिर भी नेक्स्ट जी अलायंस जो है वो टोटली प्राइवेट सेक्टर द्वारा लेड है, जबकि भारत 6G अलायंस जो है इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी, उसे अपेक्स काउंसिल बोलते हैं, तो वो अपेक्स काउंसिल ऑन 6G जो है वो इसकी देखरेख करेगी। पर इसमें शामिल रहेंगे इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट तीनों। तो इंडिया की तरफ से भारत 6G अलायंस और यूएस की तरफ से नेक्स्ट जी अलायंस, ये दोनों मिलकर के ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं आप ओपन रैन वाला 5G 6G टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल करने का, ये काम ये दोनों संस्थाएं करेंगी। भारत की इंडिया की भारत 6G अलायंस और यूएस की नेक्स्ट जी अलायंस। और इसी के बेसिस पे कई सारे ट्रायल्स और रोल्स आउट चल भी रहे हैं, और इसको जो है फंडिंग करने का काम आप देख रहे हैं USDFC कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और उसके बाद आप आगे देखिए USRIP एंड रिप्लेस प्रोग्राम के बारे में भी दिया हुआ है 2020 में, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो है चाइना की जो हुआवेई और ZTE, ये दोनों कंपनीज़ का 5G नेटवर्क जो है उसको टीयर आउट करने के लिए या उसको इग्नोर या उसके अगेंस्ट में इसको खड़ा किया गया था, क्योंकि यूएस ऑफिशियल्स का मानना ये था कि चाइनीज़ कंपनीज जो है वो अपने 5G सिस्टम्स के थ्रू या अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू जासूसी का काम कर रही हैं, एस्पियोनेज का काम कर रही हैं और कॉमर्शियल सीक्रेट्स को चुराते हैं ये लोग। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए दोनों ही देशों ने एक ट्रस्टेड नेटवर्क या ट्रस्टेड सोर्स के ऊपर जोर दिया जो कि द्विपक्षीय ढांचे पर काम करेगा। बाइलेटरल फ्रेमवर्क में हमारे पास एक ट्रस्टेड नेटवर्क या ट्रस्टेड सोर्सेज होने चाहिए, दोनों ही देशों ने इस बात पे जोर दिया। उसके बाद आप आगे देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाई गई, और इस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का काम ये है कि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में इंडिया और अमेरिका दोनों किसी तरीके किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का काम यही होगा कि आपस में बातचीत करके एक ऐसा एग्रीमेंट साझा तैयार करेगी जिसके ऊपर दोनों ही
ही देश जो है सहमति दे करके आगे अपनी रणनीतिक साझेदारी को क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में आगे बढ़ा सकें। तो इस एग्रीमेंट का नाम आप देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। और इसके बाद आप जो है क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सचेंज में भारत ने भागीदारी की, पार्टिसिपेट किया। क्वांटम इंटेंगल का मतलब आप समझ लीजिए, क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब क्या है कि एक्चुअली देखिए क्वांटम फिजिक्स अभी तक दुनिया के लिए बहुत रहस्यमय विषय है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। पर फिर भी आप ऐसे समझिए कि अगर कोई दो पार्टिकल हैं तो वो दो पार्टिकल सपोज करिए कि कई प्रकाश वर्ष दूरी पर भी हैं, तो कहते हैं कि अगर कहीं कोई चेंज होता है दोनों पार्टिकल्स में से किसी में भी, तो वो एक दूसरे के चेंज को करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर रहकर भी बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतनी जगह, इतनी दूर पे, इतनी दूरी पर चेंज हुआ है। तो इसीलिए जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, इसको आप देख रहे होंगे विजेयर और काउंटर इंट्यूटिव। विजेयर मीन्स होता है विचित्र या असामान्य, और काउंटर इंट्यूटिव का मीन्स है अनपेक्षित, की जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मीन्स इंट्यूशन से भी परे, इतनी तेज काम करती है ये टेक्नोलॉजी। तो इसलिए क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है एक विजेयर और काउंटर इंट्यूटिव फेनोमेना है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को बताता है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर क्या है कि करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद ये एक दूसरे में होने वाले चेंज को तुरंत बता देते हैं। ये इतना ज़्यादा इनके बीच में इंटीमेसी होती है, भले ही वो स्पेस में कितनी भी दूर हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअल में क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो जिसमें एक एग्रीमेंट तक पहुँचना चाहते हैं थ्रू ए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। और दूसरी बात कि इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट किया क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सचेंज में, कि क्वांटम इंटेंगलमेंट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर हमारे पास जनरेट होती है या हम इसमें कोई रिसर्च कर पाते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ में जो है इस पर एक दूसरे को जानकारी साझा करेंगे। और दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में ही क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम को भी बनाया दोनों देशों ने। क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि क्वांटम फिजिक्स के जो भी मैथमेटिकल मेथड्स हैं, गणितीय तरीके हैं, या फिर और कोई जो व्यवहारात्मक अनुप्रयोग हमारे पास हैं, कोई एप्लीकेशंस हैं, तो उनको अगर हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं, उस कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के लिए, प्रोडक्शन की सेल समझने के लिए, या फिर मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए, तो क्वांटम फिजिक्स के मैथमेटिकल मेथड्स को जब हम इकोनॉमिक्स के फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसको फिर कहते हैं क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इस फील्ड से रिलेटेड जो है एक कंसोर्टियम बनाया है, क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम, दोनों देशों ने मिलकर के। और ये भी जो है आगे क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में आगे काम करेंगे दोनों देश। और उसके बाद आप देखिए कि इसे और आगे डेवलप करने के लिए कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग को या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, तो उसके लिए 2 मिलियन का एक ग्रांट प्रोग्राम रखा है अंडर एक फंड। तो एक फ़ंड के अंदर में 2 मिलियन $2 मिलियन के ग्रांट का एक फ़ंड रखा हुआ है। ये फ़ंड का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज़। और उसके बाद में आप देखिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए ये फंड बनाया गया, हमने आपको बता दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड, आप याद रखिएगा, पीटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इन तीनों एक्चुअली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अभी जो भी जिस भी लेवल पर हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का हम उसमें इस्तेमाल कर ले जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स का यूज़ कर ले जाते हैं उसमें, तो अभी जो सुपर कंप्यूटर जिन्हें हम कहते हैं उनसे कई लाख गुना ज़्यादा तेज़ काम करने वाले कंप्यूटर डेवलप हो सकते हैं। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बिडेन ने ये बोला कि देखिए कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए जो है यूएस के कांग्रेस की भी अनुमति चाहिए होती है, तो अभी इसके लिए अनुमति नहीं है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। तो उन्होंने ये बात वहाँ पर तय की है कि हम जो है यूएस कांग्रेस के साथ लगातार इस पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से भारत को हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत का जो सीडैक है पुणे में, आपको पता होगा एडवांस कंप्यूटिंग का सेंटर है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मीन्स सीडैक पुणे में है भारत का। और ऐसे ही अमेरिका में है एडैक, डाटा एनालिटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट। तो दोनों ही इंस्टीट्यूट मिलकर के सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में आगे काम करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में हम लोगों ने जो है इंडिया यूएसए रिलेशन के वीडियो में भी बात की थी। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन में अभी आप हाल की यात्रा में भी एक जो है स्किलिंग फ्यूचर इवेंट वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के साथ में मिलकर के। तो यहाँ जो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के काम करेगी और 35 इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर दोनों की आपसी सहमति बनी है। और ये दोनों ही जो है साइबर फील्ड में डेवलपमेंट के लिए आपस में काम करेंगे।
और यही नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है भारत की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भी काम करेगी, जो कि अप्लाइड रिसर्च के जो एरिया हैं उन अप्लाइड रिसर्च के एरियाज़ में आगे कैसे भारत ग्रोथ कर पाए। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों मिलकर के अप्लाइड रिसर्च मीन्स सेमीकंडक्टर या नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारा ट्रैवल करना कितना इजी हो सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज करिए आज की डेट में आप देखते होंगे कि हर देश के पास तो नहीं, सॉरी, लेकिन कई देशों के पास अपना जो है नेविगेशनल सिस्टम है। उस नेविगेशनल सिस्टम के थ्रू आज हम लोग भी जो है कहीं हमें जाना है तो हम गूगल में तुरंत जो है लोकेशन अपलोड करते हैं और गूगल को ट्रैक करते हुए चले जाते हैं। तो ये थ्रू द टेक्नोलॉजी हमारे ट्रैवल को ईजी बनाया जा रहा है। तो इसको हम यही कहेंगे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। या फिर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे आप देखते होंगे कि कई जगह पे कोई खड़ा नहीं है लेकिन सिग्नल ऑटोमेटिक अपने आप वर्क कर रहा है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हमने, तो ये भी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा है। तो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों पे ये अप्लाइड रिसर्च हैं। अप्लाइड रिसर्च के फील्ड में नेशनल साइंस फाउंडेशन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों मिलकर के आपस में काम करेंगे। और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में भी, तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को आप देख लीजिए कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो क्लीन एनर्जी की तरफ हमें ले जाती है उनको हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे सोलर पैनल्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड है, एलईडी लाइटिंग है, एल्गी बायोफ्यूल है, या फिर जो है वेस्ट एनर्जी बनाना है, या रिसाइकलिंग, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जाती है कि हम किसी चीज़ का यूज करें फिर उसके बाद तुरंत उसको फेंक ना दें। जैसे आप देखते होंगे भारतीय घरों में हम लोग जो है पहले कोई कपड़ा खरीदते हैं, फिर उसको पहनते हैं, फिर उसके बाद अगर वो ख़राब हो जाता है तो फिर उसको पोछा बना लेते हैं, फिर और ख़राब हो जाता है तो उसको कई टुकड़ों में बांट के फिर मीन्स हम उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे नहीं आ जाता। तो ये एक तरह का क्या है, इसे कंप्लीट रिसाइकलिंग प्रोसेस तो नहीं कहेंगे क्योंकि रिसाइकलिंग के प्रोसेस में वेस्ट से दोबारा फिर से प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो काम हो रहा है तो ये रिसाइकलिंग चेन का एक हिस्सा ही समझ लीजिए आप इसको, कि किसी चीज़ को उसके मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करना। तो ये तो हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। फिर रिसाइकलिंग, उसके बाद बायोडीजल हो गया या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हो गए, या फिर वेव एनर्जी हो गई, या थर्मोस्टेट्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के अंदर आती हैं, और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा है, जिसके लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपस में मिलकर के काम करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जहाँ एक तरफ हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे खतरे भी हैं। तो उन खतरों को भी जो है दोनों ही देशों ने रिकॉग्नाइज़ किया, और ये भी माना कि जहाँ एक तरफ बहुत सारे अवसर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा करेगी, वहीं दूसरी तरफ जो है बहुत सारे खतरे भी होंगे। और चूंकि खतरे होंगे इसलिए इसको किस तरीके से डील किया जाए, तो उन्होंने इसके लिए ये तय किया कि हम आपसी स्तर पे और इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों ही लेवल पर कोऑर्डिनेशन रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल एआई और जनरेटिव एआई दोनों को लेकर के। और उसके बाद में आप देखिए आगे भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष भी है इस समय। तो इसको जो है अध्यक्ष है नहीं, यूएस ने ये कहा कि भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अध्यक्ष बने या फिर जो है वहाँ पे शामिल हो, इसके लिए जो है वो सपोर्ट करेगा भारत का। दूसरा, गूगल जो है वो एक इंडिया डिजिटाइजेशन फंड बना करके भारत में जो स्टार्टअप चालू हो चुके हैं, अभी अपने शुरुआती दौर में है, तो उन शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स को आगे और कैसे बहुत अच्छी तरीके से ले जाया जा सकेगा, या उनको जो भी ज़रूरतें होंगी उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए $10 बिलियन का गूगल ने एक इंडियन डिजिटाइजेशन फंड बनाया है। और इसके बाद इसके अलावा गूगल जो है भारत की 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर मॉडल बनाने का काम भी कर रहा है कि किस तरीके से जो है 100 लैंग्वेजेस के साथ जो भी सिस्टम्स हैं वो सिस्टम काम कर सकें। और इसके बाद आप देखिए ऑन कटिंग एज साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान लीजिए कि जैसे 2D चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसी तरीके से चीज़ों को 3D इमेज, मतलब आप किसी चीज़ की 3D इमेज जैसे बनाते हैं, तो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है उसको आप जो है एक तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी दोनों देश आपसी समझौते करेंगे। इसमें आप देखिए
कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का काम है जो यूनिवर्स है हमारा, उस यूनिवर्स की समझ के लिए। देखिए यूनिवर्स चूंकि इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम तुरंत सब जगह ना तो पहुंच सकते हैं, इवन आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई आकाश गंगा है और उस आकाश गंगा का व्यास अगर मान लीजिए कि 20,000 प्रकाश वर्ष का है, तो 20,000 प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ उस आकाश गंगा को पार करने की कोशिश करते हैं तो आपको 20,000 साल लग जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी आकाश गंगा से ही बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं वास्तव में। तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में तो जानकारी इकट्ठी करना, या पूरे यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करना कितना कठिन है, आप समझ ही सकते हैं कि मंगल तक मिशन भेजने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसे में यूनिवर्स की नॉलेज को कैसे डिकोड किया जाए, तो यूनिवर्स के छिपे हुए रहस्यों को डिकोड करने के लिए यूएसए में एक लेबोरेटरी है, फर्मी नेशनल लेबोरेटरी, और उसमें प्रोटॉन्स को लेकर के ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिनके थ्रू जो है हम यूनिवर्स की ऐसी रहस्यमयी जानकारियों को या यूनिवर्स के विकास को समझ सकें। तो उसमें जो है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का एक सब पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, तो प्रोटॉन के उस सब पार्टिकल न्यूट्रिनो के थ्रू जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और न्यूट्रिनो को गति दे के बहुत तेज़ी से, तो अलग अलग स्तर पे जो गति देते हैं न्यूट्रिनो को, उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करके यूनिवर्स की जानकारियों के बारे में, यूनिवर्स की गहराइयों के बारे में पता लगाने का काम इस प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान इसके अंतर्गत किया जा रहा है। ये देखेंगे आप, तो प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान 2 के लिए भारत ने अपनी तरफ से $140 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी शामिल होगा इसमें। और इसको आप देखिए, प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान ये 2 है, तो इसका मतलब ये है कि पहले बन भी रहा होगा। तो प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान 1 जो है वो 2011 से 2018 तक काम कर रहा था, और 2018 के बाद इसमें देखिए मेन काम एक्चुअल में आप देख रहे होंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान 2 एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि न्यूट्रिनो को जब तक हम गति नहीं देते हैं, हम जो यूनिवर्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिनो की बहुत ही फास्ट स्पीड की बीम की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उस बीम को पैदा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के एक्सीलरेटर की। आप हाँ नीचे देखिए लिखा भी है, फॉर द लॉन्ग बेसलाइन न्यूट्रिनो टू नो मोर अबाउट यूनिवर्स थ्रू न्यूट्रिनो बीम्स एक्सपेरिमेंट्स। और ये अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा और पहला इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटी है यूएसए में। इसके अलावा भारत में जो है एक लीगो ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करने तय तो काफ़ी पहले से है, लेकिन इसके निर्माण का आरंभ हो जाएगा, इसकी बातचीत हुई, ये तय हुआ। और ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ब्रह्मांड एक चादर की तरह है, और आप देखते होंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर जो है सारे ऑब्जेक्ट्स टिके रहें, पर फिर भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है स्पेस में हैं, तो वो किसी न किसी फोर्स की वजह से अपनी अपनी जगह पे हैं, या अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो वो फोर्सेस जिन्होंने बैलेंस कर रखा है, अगर आप उनको अपने मन में इमेजिन कर पाते हैं तो आप ये समझिए कि उन्हीं फोर्सेस के बैलेंस करने से एक चादर बनी है, और उस चादर में सारे ऑब्जेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे अपने अपने मोशन में हैं, अपनी अपनी पोजीशन में हैं। तो अगर उनकी पोजीशन, उनके मोशन में कोई चेंज आता है, या फिर यूनिवर्स में या स्पेस में किसी तरीके की कोई कोलिजन एक्टिविटी होती है, या कहीं पे कोई चेंज होता है, तो वो जो फोर्सेस से बनी चादर है, उस चादर में कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होती है। तो वो जो हलचल होती है उसी को ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, इनका काम यही है कि इस तरह की जब कोई हलचल हो तो उसको आइडेंटिफाई करना। और मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर डिस्कशन आप देखिए 1900 ईस्वी के पहले से चल रहा था, लेकिन पहली बार जो है ग्रेविटेशनल वेव्स को आइडेंटिफाई 2015 में किया गया, जब कहते हैं कि यूनिवर्स में 2 ब्लैक होल्स का आपस में मर्जर हुआ, तो उस मर्जर के टाइम पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को आइडेंटिफाई किया गया। और उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो 6 पॉइंट हैं उनमें से दूसरा है डिफेंस पार्टनर्स से रिलेटेड, तीसरा है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड, उसके बाद चौथा है स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस से रिलेटेड, चौथा है ग्लोबल ग्रोथ से रिलेटेड, और 5वां पॉइंट जो है वो है कि हम हेल्थ सेक्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जो है हेल्थ सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी और किस तरीके के चैनल्स को हम लोग बनाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके एक वीडियो में सारे ही पॉइंट्स को जॉइंट स्टेटमेंट के हम लोग जो है देख लेंगे। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध, मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि अब विकसित नहीं हो रहे हैं, अब भारत अमेरिका के संबंध अगली पीढ़ी में चले गए हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में चले गए हैं। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और हमें यहाँ से संबंधों का अध्ययन बहुत विस्तार में एक बार करना चाहिए, क्योंकि आगे इसी जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर लगभग 50 साल 70 साल तक जो है संबंध विकसित होने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग जो है एक एक सेक्टर वाइज, एक एक भाग को पॉइंट वाइज देख लेंगे और इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।